हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ जिसमें हमने शुरुआत में पढ़ा था कि नारीवाद के जो नारीवाद है क्या और नारीवाद का विकास कैसे हुआ। अब हम उसके आगे समझेंगे कि नारीवाद के विभिन्न उपागम कौन कौन से हैं। जब हम नारीवाद को समझने की कोशिश करते हैं तो कौन कौन से हमें उपागम जो है, कौन कौन सी विचारधाराओं के रूप में हमें नारीवाद जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अभी तक हमने सिर्फ यहाँ तक किया था कि जो नारीवाद है, नारीवाद एक्चुअली क्या होता है। तो हमने देखा कि नारीवाद एक आंदोलन के साथ साथ एक विचारधारा भी है, जिसमें जो है नारियों की समानता और उनके अधिकारों की जो है बात करता है, उनकी वकालत करता है और उसको लेकर जो है आंदोलन भी करता है ये। अब हमने देखा कि क्योंकि समाज में जो है वो पितृसत्तात्मक ढांचा जो है वो बना हुआ है, जो पुरुष हैं उनकी प्रधानता यहाँ पे चलती है और जो महिलाओं को भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। उनको किसी भी तरीके के जो उनके अधिकार हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, मत डालने का अधिकार नहीं था उनको, ना तो अभिव्यक्ति का अधिकार हुआ करता था, ना तो किसी काम करने का अधिकार, किसी भी तरीके का अधिकार जो है उनको नहीं दिए जाते थे। इन्हीं सबको लेते हुए जो है नारीवाद का उदय होता है, जिसमें मुख्य रूप से हम जो है प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरे चरण की तरफ हम इसको देखते हैं। तो पहला चरण लगभग जो है 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी में होता है, जो कि उदार नारीवादियों का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम आगे यही पढ़ेंगे कि उदार नारीवादी कौन थे। उसके बाद दूसरा है जो कि लैंगिक समानता की बात करता है और तीसरा जो है वो भी लैंगिक हिंसा और दमन के विरोध की बात करता है कि महिलाओं का जो शोषण हो रहा है उसको खत्म किया जाए और महिलाओं में लैंगिक समानता की बात की जाए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ये सारे जो है उसके मुख्य बिंदु थे। उसके बाद हमने मेन समझा कि जो सेक्स और जेंडर है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से जो सेक्स है एक नेचुरल कंसेप्ट होता है, बल्कि वहीं एक जेंडर जो है वो समाज द्वारा सोशल कंस्ट्रक्टिव होता है, यानी समाज द्वारा निर्मित एक अवधारणा होती है और जिसको जो है समाज ने इस तरीके से निर्मित किया है कि महिलाओं को महिला के रूप में, पुरुष को पुरुष के रूप में जो है वो डिफाइन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि नारीवाद के विभिन्न उपागम क्या क्या थे। तो नारीवादी अवधारणा की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें उदारवादी नारीवाद देखने को मिलता है, यानी ऐसे नारीवादी जो कि लिबरल होकर सोचा करते थे, जिसमें जो है महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों को ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दिया करते थे, जिसमें वो जो है समान नागरिकता, समान जो है राजनीतिक अधिकार, इन सब चीज़ों की वकालत किया करते थे। और महिलाओं को जो है मुख्य रूप से इसमें कोशिश की गई कि महिलाओं को जो मताधिकार है उसको दिया जाए, क्योंकि मुख्य अधिकार यही था। क्योंकि अगर हम देखें तो हर एक जो राष्ट्र है वो लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन महिलाओं को अभी भी जो है उनको मताधिकार से जो है वंचित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि शुरू में कि महिलाएं जो उस तरीके के महिलाओं की मानसिक क्षमता नहीं है कि वो जो है चुनाव कर सके, मत डाल सके। लेकिन हमें देखने को मिलता है फ्रांस की क्रांति के तुरंत बाद हमें ये देखने को मिलता है कि 1792 में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो कि अपनी बुक लिखते हैं द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें जो है वो नारियों के अधिकारों को लेकर जो है जागरूकता फैलाती हैं और पुरुष और महिला जो दोनों के लिए जो है एक समान अधिकारों की मांग करती हैं। साथ ही साथ वो यह भी बताती हैं कि यहाँ पे जो मनुष्य है वो विवेकशील प्राणी है, यानी मनुष्य के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल होता है। अतः निसंदेह महिला भी जो है एक विवेकशील प्राणी है, महिला भी जो है कोई भी निर्णय ले सकती है। इसी तरीके से जॉन स्टुअर्ट मिल वो भी जो है महिलाओं की समानता को लेकर, जो उनके समान सामाजिक अधिकारों को लेकर जो है अपनी बुक लिखते हैं, जिसमें वो जो है दी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में वो इस चीज़ की बात करते हैं कि महिलाओं को समान राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि जो पुरुष उनके अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के बारे में नियम कानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये विभेद प्राकृतिक नहीं बल्कि जो है परिस्थितिजनक, यानी इन परिस्थिति ने, इस समाज ने जो है ये विभेद पैदा किया है। वैसे कोई विभेद जो है महिला और पुरुष के रूप में नहीं है, तो महिलाओं को जो है अधिकार होना चाहिए। उसके बाद जो उदारवादी नारीवाद आगे चलकर काफ़ी सारे मुद्दों को उठाते हैं, जैसे मताधिकार की बात हुई, शिक्षा के अधिकार की बात हुई, समान वेतन की बात हुई, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, ये सारी चीज़ें फिर जो है आगे आने वाले नारीवाद में उठाया जाता है। अब मुख्य कंसेप्ट के रूप में अगर हम समझें तो उसके बाद है मार्क्सवादी नारीवाद। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि इनका जो मेन आर्ग्यूमेंट था, इनका कहना था कि जैसे एक मार्क्सवादी की विचारधारा ही यहाँ पे शामिल होती है। ये कहते थे कि एक महिला जो है उसका दोहरे रूप से शोषण होता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो रही थी। औद्योगिक क्रांति में जो है महिलाएं भी जो है जिस तरीके से पुरुष जो है फैक्ट्री में काम करते थे, महिलाएं भी करती थी। अब एक तो महिला होने के नाते उनका शोषण किया जाता था और दूसरा मजदूर होने के नाते भी उनका शोषण किया जाता था, यानी महिलाएं अगर मजदूर होंगी तो उनका जो है वो डबल शोषण किया जाएगा। इस चीज़ को लेकर जो है मार्क्सवादी नारीवाद, इस पूंजीवादी वो मानते थे कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम महिलाओं के शोषण का जो मुख्य कारण है वो है पूंजीवादी व्यवस्था। कैसे? क्योंकि अगर जो है ये पूंजीवादी व्यवस्था ही पुरुषों को जो है वो पुरुषों के हाथों में, एक व्यक्ति के हाथों में, पुरुषों के हाथों में जो है वो कंट्रोल थमा रही है और इस तरीके से वो महिलाओं की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। महिलाओं का उत्पीड़न जो है इन्हीं पुरुषों द्वारा किया जा रहा है, जो कि इस पूंजीवादी व्यवस्था को चला रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हमें मार्क्स के और एंगल्स के विचार देखने को मिलते हैं, जो कि बात करते हैं कि महिलाओं को भी जो है निजी संपत्ति का राइट दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये जो निजी संपत्ति का कंसेप्ट आया है और जो
जो पूंजीवादी लोग हैं उनका इसके ऊपर अधिकार बहुत ज़्यादा फैल गया है और वो लोग नारीवादी जो महिलाएं हैं उनका शोषण कर रहे हैं। तो इसी तरीके से उनका मुख्य कहना था, जैसे एंगल्स की जो बुक है वो थी द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जो कि 1884 में उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से बताया कि महिलाएं जो है वो शारीरिक और लैंगिक श्रम, संतान उत्पत्ति, परिवार और निजी संपत्ति की देखभाल के लिए सही मानी जाती हैं। यानी उनका काम केवल इतना ही नहीं है कि वो जो है केवल बच्चे पैदा करें या फिर जो है घर बार का काम करें, नहीं, उनको निजी संपत्ति का भी राइट दिया जाना चाहिए, साथ ही साथ उनको शारीरिक, मानसिक सभी तरीके से जो समान मानना चाहिए। तो ये जो है सबसे बड़ी विशेषता रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी भी रही है। तो कमी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कमी के रूप में देखने को मिलता है कि आर्थिक कारणों की इसमें जो है ज़्यादा व्याख्या की गई है, ना कि जो महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को दिलाने के लिए। इसलिए जो है ये थोड़ा सा जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे समाजवादी नारीवाद। तो मुख्य रूप से इसके अंदर आप देखेंगे कि महिलाओं को जो है समाज में सशक्त करने, जो समाज में एक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको उठाने की इसके अंदर बात की गई है कि महिलाओं को जो सामाजिक अधिकार हैं वो दिए जाए, समाज में उनको समानता का अधिकार दिया जाए। लैंगिक समानता का प्रश्न यहाँ पर उठता है। इसमें मुख्य रूप से हमें एलियन जैगर और एरिस मैरियन जो है हमें यहाँ पे दो राइटर हमें देखने को मिलते हैं, दो लेखक, जो कि जो है अपनी किताबों के माध्यम से जो है इस विचार को फैलाने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं में अधीनता का जो मुख्य कारण है वो महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक असमानता है। इसलिए जो है जिस तरीके से पारिवारिक स्थिति निर्मित की गई है महिलाओं के अंदर, जो एक माँ का कर्तव्य, माँ के जो अधिकार, जो माँ होते हुए महिला को ये सब करना चाहिए, घरेलू काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं को जो है एक उनके शोषण का मुख्य कारण है। इसलिए जो है इसको ख़त्म करना चाहते थे। और समाजवादी नारीवादी, जिसमें जो है शॉर्लेट पार्किंस और जेलमैन, महिलाओं ने संकट के समाधान के रूप में घरेलू काम का व्यवसायीकरण करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से घरेलू काम किया जाता है महिलाओं को, उसके लिए कोई उनको इनकम नहीं मिलती है, लेकिन अगर उसका व्यवसायीकरण कर दिया जाए और उसका उनको भी इनकम दी जाए तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है उसमें जो है हमें सुधार देखने को मिलेगा। और इस तरीके से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की मांग जो है समाजवादी नारीवाद करता है। अब एक है उग्र नारीवादी। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उग्र नारीवादी जो है 1960s में नारीवादी के दूसरे चरण में इसकी शुरुआत अमेरिका में पहले, फिर उसके बाद जो है इंग्लैंड में और फिर ऑस्ट्रेलिया में हुई। उग्र नारीवादी मुख्य रूप से जो लिंग विशेषण के बारे में समझाने का विस्तार करते हैं, यानी जो लैंगिक अधिकार हैं वो स्त्रियों को कभी नहीं दिया जाता, यानी उसको जो है उसको गर्भपात कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, या फिर जो है उसको कब कराना चाहिए, या फिर वो उसकी जो सेक्सुअलिटी है उसके ऊपर जो है हमेशा पुरुषों का ही जो है वो राज चलता है, उन्हीं का दबदबा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है उनकी जो शोषण का है मुख्य कारण है। महिलाओं का जो शोषण होता है वो उनका लैंगिक उत्पीड़न जो है वो किया जाता है, इसलिए और जो है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का जो मुख्य कारण है वो लैंगिक उत्पीड़न ही है। इसको मानते हुए जो है ये लोग पूरी तरीके से उग्र हो जाते हैं और ये कहते हैं कि केवल महिला का काम नहीं है कि वो प्रजनन करे या फिर जो है पालन पोषण करे या फिर पारिवारिक चरित्र में महिलाएं जो है फिट बैठे, क्योंकि महिलाओं को एक समाज जो क्या करता है कि एक अलग तरीके से परिवार में डिज़ाइन करता है, कहता है कि ये जो परिवार में एक महिला की भूमिका यह होनी चाहिए, महिला का चरित्र जो है यह होना चाहिए। तो इस तरीके से ये इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। ये कहती हैं कि मुख्य रूप से महिला का जो भेदभाव होता है वो उसके लिंग के आधार पर ही होता है। अतः हमें जो ये लिंग की अवधारणा है और जिस तरीके से ये समाज में जो हमें विभेद किया जाता है इसको ही ख़त्म करना है, और इसके लिए वो उग्र होने की जो है बात करती हैं। अंत में हम निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो नारीवादी हैं उनका मुख्य योगदान यही है कि उन्होंने समाज में एक समानता के मूल्यों को स्थापित करने में, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, उस समानता की बात उन्होंने करी, न्याय की बात करी, महिलाओं को भी जो है प्रतिनिधित्व दिलाने की बात करी, और जैसे बहुत से महत्वपूर्ण और जो संवेदनशील मुद्दे हैं जैसे कि जेंडर और सेक्स जिसके ऊपर बात नहीं की जाती थी उसको जो है समाज में लेके आए, उनको जागरूकता के रूप में जो है लोगों के सामने रखा। साथ ही साथ महिलाओं का जो एक समाज जो ये बना हुआ था पितृसत्तात्मक समाज, इनको ख़त्म करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब ख़त्म करने में नहीं लेकिन फिर भी कम करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन लोगों की सोच में जो है परिवर्तन करने में भूमिका निभाई, महिलाओं के मुद्दों को जो है विश्व स्तर पर उठाया। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है नारीवादियों का योगदान रहा है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।